इच्छा एक औरत की। आज बहुत दिनों के बाद खुद को आईने में गौर से देखा मैंने। सफ़ेद बाल, आँखों और माथे पर हल्की हल्की झुर्रियाँ दिखाई दे रही थी। वैसे तो मुलाकात रोज ही होती थी खुद से आईने पर, लेकिन आज खुद को निहारना चाहती थी। अरे, क्या ये मैं हूँ? कैसी दिख रही हूँ? खुद से सवाल कर रही थी। 35 की उम्र हो चली थी मेरी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सदियाँ जी चुकी हूँ। मैं सब कुछ बनी, एक बेटी, एक बहू, एक पत्नी और एक माँ। पर क्या एक औरत बन पाई? क्या खुद के लिए कभी जी पाई? जवाब की तलाश में आज भी भटक रही हूँ, पर आज तक इस पुरुष प्रधान समाज में जवाब ढूंढ ना पाई। आज घर पर कोई नहीं था। मैं और मेरी तन्हाई आज बहुत दिनों के बाद अकेले बालकनी में बैठे थे। कड़कती चाय हाथ में लिए दिसंबर की धूप का आनंद ले रही थी। आज बहुत दिनों के बाद ऐसी चाय पी, मीठी और चाय पत्ती ज़्यादा। वरना अर्जुन को वैसी चाय बिल्कुल पसंद नहीं थी। कम चीनी की चाय पीते हैं वह, और उनकी पसंद को मैंने खुद में शामिल कर लिया था। सुबह के 9 बज रहे थे। चाय खत्म हो चुकी थी। चारों तरफ शांति थी। आंसू की एक बूंद लुढ़क कर मेरे गाल पर आ गई। एक बार फिर ना चाहते हुए भी बीते कल की तरफ मैंने अपना रुख मोड़ लिया। 2 बहनें थीं हम, सबसे छोटी हूँ मैं, एक सिद्धांतवादी और आदर्शवादी करके मुखिया की बेटी। पिताजी आर्मी में थे, लेकिन कुछ कारणों के चलते उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और पोस्ट ऑफिस में नौकरी कर ली। माँ एक गृहिणी थी, घर का काम, हम दोनों बहनें और पिताजी, बस यही दुनिया थी माँ की। पुरुष प्रधान समाज है हमारा, घर का मुखिया सिर्फ पुरुष ही होता है। अक्सर यह बात सुनती थी माँ से। हमें भी यही सिखाया जाता था कि पुरुष का स्थान सर्वोपरि है और हमारा स्थान पुरुषों से नीचे है। बड़ी दीदी माँ पिताजी की हर बात मानती थी और यह बात भी माँ ने उसे बड़ी अच्छी तरह सिखाई थी। लेकिन माँ और मेरी अक्सर इस बात को लेकर कहा सुनी हो जाती थी, क्या माँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या एक स्त्री को समाज में ऊपर होने का हक नहीं होता? क्या एक स्त्री की कोई चाहत, कोई ख्वाहिश नहीं होती? उसे समाज ने बेड़ियों में क्यों बांध के रखा है? क्यों उसे अधिकार नहीं समय का निर्णय लेने का? उसकी खुद की जिंदगी भी उसकी क्यों नहीं है? बेटा, स्त्री की चाहत बस उसके परिवार, उसके पति और बच्चे तक की सीमित होती है। जैसे मेरे लिए तुम दोनों और तुम्हारे पिताजी, मेरी और कोई चाहत नहीं है। यह कहकर वह बात टाल जाया करती थी और हमेशा की तरह मेरा जवाब अधूरा ही रह जाता। मेरी चाहत, मेरा निर्णय, क्या यह पुरुष प्रधान समाज करेगा? मेरी जिंदगी पर मेरा कोई हक नहीं? बस अक्सर यही सोचा करती। पिताजी सिद्धांत प्रिय व्यक्ति थे। घर पर उन्हीं का हुक्म चलता था। हमारी आवाज़ बस दबा दिया करते थे। जिंदगी ऐसे ही चलती रही। जब भी कभी उदास होती तो बड़ी दीदी संभाल करती थी। तू क्यों चिंता करती है प्रिया, हम हैं ना तुम्हारे साथ, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, और मुझे गले लगा लेती। एक दीदी ही मेरा सहारा थी, पर एक दिन वह भी छिन गया। दीदी की शादी पिताजी ने एक अमीर घराने में तय कर दी। लड़का संस्कारी है, 2 भाई है, अच्छा कमाता है, हमारी चेतना के लिए बिल्कुल सही जोड़ी है, पिताजी ने माँ से कहा। लेकिन एक बार फिर दीदी से नहीं पूछा गया। दीदी ने बिना विरोध किए शादी कर ली। याद आता है वह पल जब दीदी विदा हुई और मैं फूट फूट कर रोई थी। बस एक वही तो थी जो मुझे समझती थी। आज वह भी मुझे छोड़कर चली गई। धीरे धीरे हम सभी अपनी दिशा की तरफ चल पड़े। मैंने खुद को पढ़ाई में व्यस्त कर लिया। पढ़ाई करने के बाद पीएचडी के लिए आवेदन करना चाहती थी। वह दिन भी आ गया जब मेरी एमएससी पूरी हुई। पिताजी खुश थे। मैं उनसे पीएचडी के संदर्भ में बात करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही पिताजी ने कहा, प्रिया, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है बेटा। चेतना का देवर अरुण खुद ही रिश्ता लेकर आए थे समधी जी। भाग गई तुम उनको। 2 महीने बाद शादी तय हुई है। बस तुम अब तैयारी शुरू कर दो। जो चाहिए, कुछ भी खरीदना हो तो माँ के साथ बाजार जाकर ले आना। शादी अभी?
पिताजी यह क्या कह रहे हो? आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा और शादी तय कर दी। उस दिन पहली बार मेरी आंखों में उनके लिए गुस्सा था। पहली बार कोई सवाल किया उनसे, प्रिया यह क्या कह रही हो? हम पिता हैं तुम्हारे, अच्छा ही सोचेंगे तुम्हारा। पर पिताजी, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, कुछ बनने की चाहत है मेरी, अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ, नौकरी करना चाहती हूँ, मुझे करने दीजिए। उसके बाद जो आप कहेंगे, जैसा भी कहेंगे, मैं करने को तैयार हूँ। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। प्रिया, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। इतना कह के पिताजी चले गए। मैं कुछ ना कह पाई। बड़ी दीदी ने बहुत समझाया कि वह घर मेरे लायक नहीं। माँ ने भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। उनके सिद्धांत के आगे मेरी नहीं चली और मेरी चाहतें, मेरी ख्वाहिशें अधूरी रह गई। आखिरकार मेरी शादी हो गई और मैं दीदी की देवरानी बनके अपने ससुराल आ गई। दीदी और सुनीता, अरुण की बहन ने अभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। सुनीता दिल की बहुत अच्छी थी, सबकी लाडली, इसलिए सबने उनकी शादी उसी शहर में कराई ताकि सब समय पर उनसे मिलते रहें। लेकिन वह घर भी पुरुष प्रधान था। उस घर पर भी पुरुषों का ही हक था। औरत पुरुषों के बाद ही खाना खाती, पति के सोने के बाद ही सोती, जो भी ससुर जी कहते वैसा ही होता। मेरी चाहते दम तोड़ने लगी। फिर जल्दी ही अरुण का तबादला दूसरे शहर हो गया। जाने के एक दिन पहले मैं दीदी के कमरे में गई। दीदी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? कहते हुए मैं अंदर गई, लेकिन उनको देखते ही मेरे पैरों पर से ज़मीन खिसक गई। चेहरे पर उंगलियों के निशान बने थे, चेहरा सूजा हुआ था। दीदी, क्या हुआ है आपको? क्या जीजा जी ने आप पर हाथ उठाया? कहते हुए मैं उनके गले लग गई। मैं रोने लगी। दीदी के साथ शायद यह पहली बार नहीं था। उनके आंसू जैसे सूख चुके थे। मैं जीजा जी से बात करूंगी दीदी। औरत पर हाथ उठाना यह कैसी मर्दानगी है? औरत क्या कोई चीज़ है? जब चाहा इस्तेमाल किया और फेंक दिया। दीदी मेरी आंखों में विरोध को महसूस कर सकती थी। प्रिया, यह तो मेरी किस्मत बन चुकी है। अब दर्द से मेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। मैंने अब स्वीकार कर लिया है कि यही मेरी किस्मत है और जो लोग इस घर पर रहते हैं वही मेरा परिवार। आपने पिताजी को कभी नहीं बताया? बताया था, लेकिन यह समाज औरतों के लिए शायद नहीं बना प्रिया। हम चाहते हैं कितने भी आगे क्यों ना हो जाए, रहेंगे पुरुषों से पीछे ही। पिताजी ने कहा कि अब यही मेरा घर है। पति पत्नी के बीच लड़ाइयाँ होती रहती हैं और वह औरत पर ही है कि वो उस रिश्ते को कैसे बचा के रखती है। दीदी का यह जवाब सुनकर मैं सन्न थी। मेरी हिम्मत नहीं थी कुछ और कहूँ। उन तभी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि तू किस्मत वाली है प्रिया। अरुण प्यार करता है तुझे। कल तुम लोग यहाँ से चले जाओगे, अपनी एक नई दुनिया बसाओ। तेरे लिए मैं खुश हूँ, कम से कम अरुण ऐसा नहीं है। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ गई और अपना सामान बंद कर सूटकेस अलग रख दिया। रात भर सो ना सकी। दूसरे दिन हम निकल गए। वहाँ जाकर मैंने अपनी गृहस्थी की नई शुरुआत की। फिर एक दिन मौका मिलते ही मैंने उनसे अपने दिल की बात कही। अरुण, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। बस इतना ही कहा था। बदले में 2 तमाचे मिले मुझे। मैं स्तब्ध सी खड़ी थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलती हुई है मुझसे। ऐसा क्या कह दिया? नौकरी का सोच भी कैसे लिया तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब है? अच्छे घर की औरतें नौकरी नहीं करती। तुम घर संभालो और मुझे संभालो, बस यही नौकरी है तुम्हारी। और फिर क्या कमी है तुम्हें? दोबारा इस बारे में बात मत करना। कैसी सोच है अरुण की? क्या ये है पुरुष प्रधान समाज? ऐसी सोच के लोग रहते हैं यहाँ। वह रात भयावह थी। आज दीदी की बात याद आई कि यह समाज औरतों की इज्जत नहीं कर सकता। अगर हम आगे निकल जाए तो यह समाज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। पुरुष इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि औरत उनसे आगे हो जाए। उस दिन पहली बार मुझे खुद से नफरत हो रही थी कि क्यों मैं लड़की के रूप में जन्म लेकर आई। मैंने क्या पाप किए थे जो औरत का जन्म मिला? मैंने अब खुद को समझा लिया। मन में जो आग लगी थी
आज वह बुझ गई। जो विद्रोह की भावना थी उसे मैंने अब स्वीकार कर लिया। शायद यही किस्मत है। आज 10 साल हो गए मेरी शादी को। एक प्यारी सी बेटी की माँ हूँ मैं। खुशी नाम है मेरी बेटी का, क्योंकि एक वही थी जिसके आने के बाद मैं मुस्कुराई थी। लेकिन अरुण नहीं बदले थे, वह आज भी वही थे जो 10 साल पहले थे। इन 10 सालों में कई बार माँ पापा से बात करने की कोशिश की, लेकिन सब असफल रहा। अरुण खुशी को लेकर अपने घर गए। सास बीमार थी मेरी। जब मैंने चलने के लिए कहा तो अरुण ने साफ मना कर दिया कि तुम क्या करोगी जाकर, घर पर रहो, वैसे भी भाभी है वहाँ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। दीदी से बात हो जाया करती थी। अरुण और खुशी दोनों का हाल पूछ लिया करती, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता जैसे दीदी कुछ छुपा रही थी मुझसे। उनसे पूछा भी हर बार यही जवाब मिलता कि सब ठीक है। सुबह के 10:30 बज रहे थे। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनी। मैं समझ गई कि अरुण खुशी को लेकर आ चुके हैं। समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। अचानक ही खुशी कहते हुए मेरे गले लग गई, मम्मा खाने में क्या बनाया है आपने? मुझे बहुत भूख लगी है। कितने दिन हो गए आपके हाथ का खाना खाए। बेटा बस 10 मिनट रुको, मैं अभी कुछ बनाकर खिलाती हूँ। कहते हुए मैं किचन की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक आवाज़ आई, प्रिया मेरे लिए 1 कप चाय बना दोगी प्लीज़? अरुण ने पास आकर कहा। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि ये वही अरुण है जो हमेशा हुक्म दिया करता था और आज मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है। मैंने जी कहकर चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। मैं चाय और खुशी के लिए कुछ खाने को बनाने लगी। खुशी को उसकी पसंदीदा उपमा और अरुण को उनकी चाय देने गई। अरुण को चाय पकड़ाई और मैं जा ही रही थी कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। प्रिया मेरे पास बैठो, तुम बात करना चाहता हूँ तुमसे। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं ना? मैं आज खाना नहीं बना पाई, मुझे क्षमा कर दीजिए। बस मुझे कुछ समय दीजिए, मैं तुरंत बनाकर लाती हूँ। प्रिया बना लेना, बस मेरे पास बैठो। यह जो भी हो रहा था वह मेरी समझ के सच में बाहर था। मैं चुपचाप उनके बाजू वाले सोफ़े पर बैठ गई। मैं ठीक नहीं हूँ प्रिया। क्या हुआ आपको? आप बहुत परेशान लग रहे हो, आप रो रहे हो। क्या हुआ अरुण, बताइए। सुनीता ने समर को तलाक दे दिया। अरुण की यह बात सुनकर मैं हैरान थी। सुनीता एक वह और दीदी ही तो है जो उस घर में मुझे समझती थी। सुनीता ने हर कदम पर मेरा साथ दिया, चाहे वो मेरी शादी के बाद घर में पहला कदम हो या मेरी पहली रसोई। वह और दीदी मेरे आगे पीछे होते थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो समर और सुनीता ने तलाक ले लिया? मैं पूछ बैठी, क्या? पर क्यों, ऐसा क्यों हुआ? और मुझे किसी ने बताया? कहते कहते मैं रुक गई। जानती तो थी कि मुझे कोई बात बताई जाए इस लायक नहीं समझता था कोई, लेकिन दीदी ने भी नहीं बताया। यह बात चुभ रही थी। हाँ प्रिया, किसी ने तुम्हें नहीं बताया। सुनीता ने समर को तलाक दे दिया। यह सुनकर हम सब के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई थी। जिस दिन वह घर आई हम सब की आंखों में आंसू थे। जिस प्यार से उसके गालों को मैं दबाया करता था, उस गालों पर उस राक्षस के उंगलियों के निशान थे। होठों से खून बह रहा था, गले पर भी निशान थे। मैं बस खड़ा उसे देखता रहा। कितने प्यार से पाला था हम सब ने उसे, जीवन की हर खुशी दी थी उसे। पापा ने इतना पढ़ाया लिखाया और योग्य समझकर समर से उसकी शादी करवाई, लेकिन ससुराल जाने के बाद उस पर कितने जुल्म हुए उसने कभी जिक्र नहीं किया हमारे सामने। बस पाँव की जूती समझता था। उसे कहते कहते अरुण रो पड़ी। उस दिन समझ आया कि अरुण के सीने में भी दिल है। मैं भी रो पड़ी। समझ नहीं आ रहा था क्या कहूँ उसे। मैं चुप थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे जख्मों को फिर से गहरा कर रहा है। तुम्हें पता है प्रिया, जब मैंने सुनीता से कहा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ये सब करने की, तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, भैया यह सब आप लोगों के कर्मों का फल है जो मुझे मिल रहा है। आप लोगों ने भी भाभीियों के साथ समर जैसा ही व्यवहार किया, हमेशा उनकी चाहतों, उनकी ख्वाहिशों को रोन दिया। कितना मारा करते थे आप उनको। आज देखिए मेरी हालत भी उनकी तरह हो गई।
आप दोनों भाई और समर एक जैसे ही तो हैं। फ़र्क बस इतना है कि मैंने तलाक दे दिया और भाभी आज भी उस रिश्ते को निभा रही है। यह पुरुष प्रधान समाज है ना भैया, औरत के लिए कोई जगह नहीं होती। यही सोच रखते थे ना आप सब। मेरे पास सुनीता की बातों का कोई जवाब नहीं था। सही तो कह रही थी सुनीता, हमने कभी तुम्हारी और भाभी की चाहतों का सम्मान नहीं किया, कभी समझने की कोशिश नहीं की, कभी नहीं जाना कि औरत का भी समाज पर इतना ही हक है जितना कि पुरुष का। औरत के बिना कोई समाज नहीं, औरत के बिना कोई समाज नहीं बन सकता, क्योंकि पुरुष को जन्म भी तो एक औरत ही देती है ना। मुझे माफ़ कर दो प्रिया, तुमने इस रिश्ते के लिए जितना भी बर्दाश्त किया मैं उसे वापस तो नहीं कर सकता, लेकिन वादा करता हूँ कि आज से तुम्हारी हर चाहत को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी होगी। मुझे एक मौका दे दो, बस एक और मौका, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करने का एक मौका दो मुझे। अरुण मेरे सामने सर झुका रखे थे, मेरा हाथ पकड़कर माफ़ी मांग रहे थे। मेरा अतीत कड़वा था, लेकिन मैं अब उसे भुलाना चाहती थी। अरुण को माफ़ कर मैं उस अतीत की भंवर से निकल पाई। अरुण आज मुझसे बेहद प्यार करते हैं। पीएचडी करने में वह मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं। आज जब भी उनकी ज़रूरत होती है वह मेरे सामने रहते हैं। इस हादसे से जीजा जी में भी काफ़ी परिवर्तन आया। सुनीता भी आज एक अच्छी पोस्ट पर कार्यरत है। आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हर चाहत को मंजिल मिल गई। मेरी कहानी पढ़ने का आप सभी का तहे दिल से आभार। इच्छा एक लड़की की, यह कहानी किसी अपने के बेहद के करीब है। मैं इस कहानी के माध्यम से बस इतना कहना चाहती हूँ कि एक औरत की इच्छाओं का सम्मान करें, उसे भी उतना ही हक दे जितना कि आपको मिला है। आखिर वह भी तो इस समाज का हिस्सा है। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर कर दें। साथ के साथ ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।